मेरे बाजू स्टेज पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर सईद साहब बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे उठने से पहले कहा कि सुभान साहब इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा मूड चेंज करवा दीजिए, क्योंकि हम सब के दिलों को मौलाना की तकरीर ने ऐसे बांधा और उसमें इतनी कशिश थी कि थोड़ी देर के लिए हम बहुत फिक्र में डूब गए। आपके सामने एक और शख्स यहां आए थे जिनको देखना भी मैं ये मानता हूं कि मैं जियारत कर रहा हूं, ऐसे मोहम्मद जुबैर साहब ऑल्ट न्यूज के। जुबैर भाई, अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे इस देश में सुरक्षित हैं तो वो आप जैसे लोगों की वजह से। एक खुला मिजाज और अच्छा दिल रखने वाले दो बेहतरीन आलिम इस वक्त हमारे स्टेज की जीनत है, लेकिन जैसा इशारा हुआ है मैं सच में आपका थोड़ा सा मूड बदलना चाहता हूं। हमारे माँ बाप सवेरे से उठकर हमारे कंधे पर सवार रहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तो तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तो तुम्हें डॉक्टर बनना ही है। तो मेरी अम्मी एक बड़ा मासूम सवाल करती हैं। जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है तो मेरी वालिदा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल, बड़ी पढ़ी लिखी, जो कुछ आज मैं हूं दुनिया मानती है वालिद से मिला है, लेकिन वालिदा से भी बहुत ज्यादा मिला है। तो वो मुझसे एक सवाल पूछती हैं, नीट के रिजल्ट के दिन उसके बेटे का नीट में हो गया और उसकी बेटी का भी नीट में हो गया और उसके बच्चे का भी नीट में हो गया और उसके दूसरे बच्चे का भी नीट में हो गया। जब सब डॉक्टर बनेंगे तो मरीज कौन बनेगा? जब इतने सारे डॉक्टर होंगे तो मरीज कहां से आएगा? तो इसका एक जवाब मैं देना चाहता हूं। जो लोग नीट नहीं निकलेगा उस दिन मेरी ये तकरीर को याद करना है। आपको पता है एक किताब है जो आपको गूगल करके खरीद के पढ़ना चाहिए। बहुत सुनने वाली बात है, एजुकेशन के कॉन्क्लेव से थोड़ी सी उल्टी बात करने जा रहा हूं। आपको पता है जितने लोग पिछले 100 साल में ए ग्रेड में पास हुए हैं उनका क्या हुआ, और जो बी ग्रेड में पास हुए उनका क्या हुआ, और सी और डी वालों का क्या हुआ। इस पर एक स्टडी हुई है कि ए बी सी डी ये 4 ग्रेड में पास होने वाले लोग, इनका जिंदगी में क्या हुआ। पहला पन्ना बहुत पढ़ने लायक है। जितने दुनिया में ए ग्रेड में पास हुए, जितने 99-98% लेकर आए, वो सब आज बी ग्रेड वालों की खोली हुई कंपनियों में मुलाजिमत कर रहे हैं। जितने आईआईटी जाकर टॉप किए, उसके बाद आईआईएम गए, वो सब आज सीईओ, जनरल मैनेजर उनकी कंपनी में है जिनका नीट में नहीं हुआ था। तो घर वालों ने कहा कि अब तू क्या करेगा? तो उसने कहा मैं ना बेंगलोर में जो नान बिकती है ना, जिसमें खोआ भरा होता है या नारियल भरा होता है ना, मैं वो बेचूंगा। तो बोले यार इतना पढ़ा लिखा तुम एक खोए की नान बेचोगे? कहा ऐसी वैसी नान नहीं बेचूंगा, पढ़ा लिखा हूं इसलिए अलग टाइप की बेचूंगा। तो बोले अलग टाइप की कैसे बेचोगे? तो कहा मेरा ऐप होगा और बेंगलोर वाले नान में खोआ और नान में खोपरा बहुत खा चुके, तो मेरा ऐप उनको ऑप्शन देगा कि आप अपनी नान में क्या भरवाना चाहते हैं, यहां सिलेक्ट करिए। और जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे, मैं नान में वो वाली फीलिंग देकर ड्रोन से उनको 10 मिनट में डिलीवरी दूंगा। ये उड़ रहे ड्रोन जब मेरी नान लेकर उड़ेंगे तो मुझे किसी पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वालिदा ने जब सुना तो उनका दिल बड़ा हो गया। कहा तू तो पढ़ा लिखा लग रहा है। कहा पढ़ा लिखा भी हूं और नीट फेल हुआ, ये एक एडिशनल डिग्री है। बोले नीट फेल होना ये एडिशनल डिग्री कैसे होती है? कहा यही बात तो दुनिया में मुट्ठी भर लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर फेलियर होता है। कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर मैं कभी फेल नहीं हुआ। तो मैं उनका चेहरा बड़ी ही संजीदगी से देख के सोचता हूं कि इसने जिंदगी में कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। जिसने जिंदगी में कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया वो जिंदगी में कभी फेल उसने एक अच्छी नौकरी की। और मौलाना साहब सिर्फ आप समझेंगे मेरी अगली बात, जिसने नौकरी की है, मुसलमानों तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं, जिसने नौकरी की उसकी डेथ
25 साल की उम्र में हो गई, सिर्फ उसका कफन दफन 60-70 में हुआ। यह बात की गहराई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जिसने नौकरी की उसकी डेथ 25 साल की उम्र में हो गई, सिर्फ उसका कफन दफन 60 या 70 में हुआ। उसके जीने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। वो सवेरे ऑफिस गया, शाम को ऑफिस से आया, फिर ऑफिस गया, फिर वापस आया। जुमेरात को बीवी ने झगड़ा किया कि आप हम लोगों को नहीं पूछते, तो शनिचर के दिन बाहर खाना खिलाने ले गया। बस यही उसके 60 और 70 साल की जिंदगी का हिसाब किताब है। आप डॉक्टर बनेंगे तो जुबैर भाई ने इतने सारे प्रॉब्लम बताए कि आपके रिलीजन को बदनाम किया जा रहा है, आप पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और यहां से खड़े होकर हर स्पीकर बोल रहा है कि आपके पढ़ने लिखने में ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं इस बात को गलत मानता हूं। एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। क्यों? जो ज्यादा एजुकेटेड और टॉपर होते हैं वो नीट नहीं भी निकले तो एमबीबीएस होते हैं। अब ये नया एमबीबीएस क्या होता है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सास। हंसो मत, शर्म करो, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार रहा हूं मैं। अपनी माओ को इतना नहीं मानते हो? जब पढ़ लिख कर सेटल हो जाते हो, हम यूपीएससी के बच्चे तैयार करते हैं, कलेक्टर कमिश्नर बनाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, सोचते हैं ये कौम के किसी काम आएंगे। पता है क्या काम आते हैं? वो एक कलेक्टर से शादी करके लाइफ में सेटल हो जाते हैं। अब वहां से व्हाट्सएप पे कोसते हैं, ये कौम ऐसी ही है, ये कौम रोने वालों की कौम है, इस कौम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे नादान, इसी कौम ने पाल कर तुम्हें वहां भेजा और तुमसे तवक्को की कि आम्बेडकर की तरह तुम वापस आओगे और अपने कंधे पर खड़ा करके इस कौम को इस जगह से उस पार ले जाओगे। तो तुम्हारे डॉक्टर बनने से, कलेक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से समाज को, देश को, कौम को किसी चीज का कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारे साथ तालीम के साथ हिम्मत नहीं है। अगली बार ऐसा तो अच्छा है कि हमारे मजहब में दोबारा जन्म नहीं होता, वरना अगर दोबारा जन्म होता तो मैं अपने रब को सजदा करके कहता कि इस बार इल्म उतना नहीं चाहिए जितनी जुबैर भाई जैसी हिम्मत चाहिए। बात समझ में आई है? पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो। वो जिंदगी में कुछ भी बन सकता था, वो भी एमबीबीएस बनकर अपने बीवी बच्चे सांस लेकर कहीं रह सकता था, पर वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारी कौम का दिफा कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना इल्म जरूरी है उतना इल्म के साथ थोड़ी हिम्मत भी। फिर आपने पूछा नहीं कि उस नान खोलने वाले का क्या हुआ? जब नान खूब बिकने लगी तो उसे एक बीमारी हुई, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर पकड़ नहीं पाए। इसे क्या हुआ है? फॉरेन गया, नान का बिजनेस अच्छा चलता था। फॉरेन के डॉक्टर ने कहा आटे में ग्लूटीन होता है, तुम्हें उस ग्लूटीन से एलर्जी है। उसने कहा ग्लूटीन से एनर्जी है? अजान हो रही है, रुक जा। तो जब उसने लाइफ में एक बार और हिम्मत की, एक बिजनेस खोला, जब वो बिजनेस चल पड़ा तो उसके सामने एक और नई चीज आ गई। अब उसे ग्लूटेन से एलर्जी थी, उसे आटा मिलाना बहुत पसंद था, उसे अपने बिजनेस से बहुत प्यार था। जो लोग उसके फेल होने पर हंसा करते थे, आज उसकी कमाई पे रश्क किया करते हैं। वो अपना ही घर नहीं चलाता, अपनी फैक्ट्री में हजारों वर्करों का घर पालता है। जैसे शेर शिकार करता है तो पहले खुद खाता है, फिर अपने बच्चों को खिलाता है, फिर गीदड़, कुत्ते, चील, कौवे, आखिरी में चींटी तक उस शेर के शिकार से अपना पेट पालते हैं। वैसे समाज को ऊपर ले जाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है। यह एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया से कितना बड़ा शिकार करता है कि उस फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों का भी घर चलता है, उनकी औलादें भी पढ़कर सबकी नस्ल संवरती है।